यानी कौन कौन से सरकारी कर्मचारी हैं बोनस पाने के हकदार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल बोनस या आप जिसे बोल सकते हैं कि पीएलबी और नॉन पीएलबी का ऐलान कर दिया है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि कौन से केंद्रीय कर्मचारी बोनस पाने के हकदार हैं और किसको कितना बोनस मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कौन से सरकारी कर्मचारी बोनस पाने के हकदार हैं, बोनस पाने के लिए कितनी सर्विस होना ज़रूरी है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, कल 18 अक्टूबर 2021 को वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारी यानी कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनको कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस नहीं मिलता है, जिनको एडॉक बोनस या फिर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है, उनको भी 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को 6,809 रुपये और ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को 6,908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। साथ में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान हैं और आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं उनको भी 6,908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। लेकिन बोनस पाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप ये बात मान लें कि सभी केंद्रीय कर्मचारी जिनको कि नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के हों, सीएपीएफ के जवान हों या फिर बाकी केंद्रीय कर्मचारी, उन्हें 6,908 रुपये का नॉन पीएलबी या फिर एडॉक बोनस दिया जाएगा। लेकिन बोनस पाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशन यहाँ पर इस प्रकार हैं कि सबसे पहले एक केंद्रीय कर्मचारी को 31 मार्च 2021 को सेवा में होना जरूरी है और उस सरकारी कर्मचारी ने पिछले साल यानी कि वर्ष 2020-21 के दौरान 6 महीने की कंटिन्यू सर्विस पूरी कर ली हो, उसी केंद्रीय कर्मचारी को बोनस का भुगतान किया जाएगा। और आगे यहाँ पर कहा गया है कि सेकंड यहाँ पर आता है कि पूर्णतः अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी बोनस पाने के हकदार हैं। और आगे यहाँ पर कहा गया कि 31 मार्च 2021 से पहले सेवा से त्यागपत्र देने वाले सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों को बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसे मामलों में यहाँ पर बताया गया कि विशेष मामले के तौर पर केवल वही व्यक्ति जिन्होंने 31 मार्च 2021 से पहले अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर ली हो अथवा चिकित्सा आधार पर अशक्तता के कारण सेवानिवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु हुई हो किंतु वर्ष के दौरान कम से कम उन्होंने 6 माह की नियमित सेवा पूरी की हो, सेवा के महीनों की निकटतम संख्या के रूप में यथानुपात आधार पर तदर्थ बोनस के पात्र होंगे। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2000 पहले से सेवा से निवृत्त हो गए हैं और या फिर उनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो सरकारी कर्मचारी मेडिकल रूप से भी यानी कि डिसेबिलिटी की वजह से नौकरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी जितने महीने की उन्होंने सर्विस की है, लेकिन कम से कम 6 महीने की सर्विस होना ज़रूरी है। और 6 महीने के बाद मान लो उन्होंने 8 महीने की सर्विस की है तो उसी के हिसाब से उन्हें अनुपात में बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि 31 मार्च 2021 को राज्य सरकारों, संघ राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति या फिर बाह्य सेवा शर्तों पर कार्यरत कर्मचारी यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार के हैं लेकिन वो डेपुटेशन पर हैं या फिर फॉरेन सर्विस पर हैं, उनको बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी प्रदाता विभागों द्वारा तदर्थ बोनस भुगतान के लिए पात्र नहीं है। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस के भुगतान की जिम्मेदारी आदाता संगठन में लागू तदर्थ बोनस या फिर उत्पादकता संबंध बोनस, अनुग्रह भुगतान प्रोत्साहन बोनस स्कीम यदि कोई हो के आधार पर आदाता संगठन की होती है। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं उन्हें बोनस का भुगतान तभी किया जाएगा जब उनके डिपार्टमेंट में बोनस का स्कीम है, तभी उन्हें बोनस दिया जाएगा, वरना उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा। आगे यहाँ पर कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जो कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उपयुक्त गे में उल्लिखित संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा पर रहने के बाद प्रत्यावर्तित हुए, यानी कि जो कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट में थे लेकिन वो बीच में ही अपना डेपुटेशन खत्म कर वापस अपने ऑफिस डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो उन्हें बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि बाह्य सेवा नियुक्ता के से लेखा वर्ष के लिए प्राप्त कुल बोनस, अनुग्रह राशि और प्रत्यावर्तन के बाद की अवधि के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय से प्राप्त तदर्थ बोनस यदि कोई हो, इन आदेशों के अनुसार तदर्थ बोनस के तहत देय राशि तक सीमित रखा जाएगा। यानी कि यदि वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट्स में 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस करता है तो उस कर्मचारी को अपने मंथ की सर्विस के हिसाब से बोनस का भुगतान किया जाएगा। आगे यहाँ पर केंद्र सरकार में प्रतिवर्ती प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रमों में
कर्मचारी, तो उन्हें यहाँ पर कहा गया कि जी हाँ, इन आदेशों के अनुसार ये सरकारी कर्मचारी आदाता विभागों से तदर्थ बोनस भुगतान के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति की शर्तों के भाग के रूप में प्रतिनियुक्ति भत्ते के अलावा कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया जाता हो और प्रदाता प्राधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं, यानी कि जो कर्मचारी के सरकार में डेपुटेशन है, तो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और यदि वहाँ पर वहाँ पर बोनस का नियम है, बोनस का स्कीम है, तो उन केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी जिन्हें पुनर्नियोजित किया गया, यानी जो कर्मचारी सुपरएनुएट हो गए थे और उन्हें दोबारा से नौकरी में लिया गया है, तो उनको बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि चूँकि पुनर्नियोजन नया नियोजन होता है, इसलिए पुनर्नियोजन की अवधि हेतु पात्रता की अलग से गणना की जाएगी। अधिवर्षता से पहले की अवधि और पुनर्नियोजन की अवधि के लिए स्वीकार्य कुल राशि यदि कोई हो, इन आदेशों के तहत बोनस के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य राशि तक सीमित होगा, यानी जिन कर्मचारियों को वापस नौकरी में लिया जाता है उन्हें भी यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया कि ऐसे कर्मचारी जो लेखा वर्ष के दौरान किसी समय अर्धवेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी, अर्जन सौदे छुट्टी और अध्ययन छुट्टी पर थे, यानी कि जो कर्मचारी हाफ पे लीव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव या फिर ईएल और इसके अलावा जो स्टडी लीव पर थे, तो क्या उन्हें बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि अवेतन छुट्टी के मामलों को छोड़कर अन्य प्रकार की छुट्टियों की अवधि पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए शामिल की जाएगी, यानी कि जहाँ पर आपको जो लीव पेड जो सैलरी हैं, जैसे कि ईएल आपकी है और आपके हाफ पे वगैरह लीव हैं, उन्हें आपके क्वालिफिकेशन के लिए यानी 6 महीने की जो सर्विस है उसके लिए काउंट किया जाएगा और उसके हिसाब से बोनस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जो असाधारण छुट्टी या फिर अकार्य दिवस को पात्रता अवधि से हटा दिया जाएगा, परंतु इसे तदर्थ बोनस के प्रयोजन हेतु सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि EXOL या फिर जो नॉन पे लीव पर थे, उन केंद्रीय कर्मचारियों ने यदि जितने दिन की EXOL लिए है उस यानी उतने दिन को आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है उससे हटा दिया जाएगा, लेकिन इस पीरियड को आपके सेवा में व्यवधान में नहीं माना जाएगा, लेकिन उतने दिन की आपको बोनस नहीं दी जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आगे बताएगा कि ऐसे कर्मचारी जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी समय निलंबित रहे, यानी कि जो सस्पेंड रहे हैं कर्मचारी, उन्हें बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आगे यहाँ पर बताएगा कि लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलंबित रहे सरकारी कर्मचारी को दिए गए निर्वाह भत्ते को परिलब्धि नहीं माना जा सकता। ऐसा कर्मचारी यदि निलंबन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा, और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को अवेतन छुट्टी पर रहे कर्मचारी के मामले की तरह पात्रता के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कर्मचारी निलंबित रहे एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि उन्हें दोबारा से बहाल कर दिया जाता है और जो निलंबन का जो पीरियड है उसे दोबारा से रेगुलराइज कर दिया जाता है तो उस कर्मचारी को बोनस का भुगतान भी किया जाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया कि ऐसे किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय जहाँ तदर्थ बोनस के आदेश लागू हैं, वहाँ से भारत सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय जिसमें तदर्थ बोनस के आदेश लागू हों में स्थानांतरित कर्मचारी अथवा इसके उल्टा, यानी कि यदि कोई कर्मचारी जहाँ जो कि केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय डिपार्टमेंट्स में है और बोनस के लागू हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि एडॉक बोनस के आदेशों में शामिल किसी भी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय से किसी अन्य कार्यालय में सेवा के व्यवधान के बगैर स्थानांतरित हुए कर्मचारी भिन्न भिन्न संगठनों में संयुक्त सेवा अवधि के आधार पर पात्र होंगे। सीमित विभागीय अथवा खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर एक संगठन से किसी दूसरे संगठन में नामित हुए कर्मचारी भी एडॉक बोनस के पात्र होंगे। भुगतान केवल उसी संगठन द्वारा किया जाएगा जहां पर कर्मचारी 31 मार्च 2021 को नियोजित था और पूर्व नियोक्ता के साथ कोई समायोजन आवश्यक नहीं होगा, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी यदि एक अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, यदि अपनी नौकरी चेंज कर लेता है तो उसको भी बोनस दिया जाएगा, लेकिन बोनस का भुगतान उस नियोक्ता के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि उस एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा जहाँ पर सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2021 को नौकरी में था, उस नियोक्ता के द्वारा ही उस कर्मचारी को बोनस दिया जाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया कि तदर्थ बोनस के आदेशों में शामिल किसी सरकारी विभाग संगठन से उत्पादकता संबंध बोनस स्कीम में शामिल किसी सरकारी कर्मचारी संगठन में स्थानांतरित अथवा इसके उलट वहाँ से स्थानांतरित कर्मचारी, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि पहले एडॉक बोनस वाले डिपार्टमेंट में काम करता लेकिन बाद में वो
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस डिपार्टमेंट में चला गया है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, फिर उसने नौकरी चेंज कर लिया, तो उसे बोनस का भुगतान कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे कर्मचारी को उस राशि में से जिसका भुगतान उसे एडॉक बोनस के आदेशों में शामिल विभाग में संपूर्ण वर्ष के लिए परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है, उत्पादकता संबंध बोनस के रूप में देय राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार परिकलित राशि का भुगतान उस विभाग द्वारा किया जाएगा जहां वह कर्मचारी 31 मार्च 2021 को अथवा भुगतान के समय कार्य कर रहा था, तो ऐसे कर्मचारी को भी बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा आगे यहाँ पर बताया गया कि नामिक नियत भुगतान पर नियुक्त अंशकालिक कर्मचारी बोनस पाने के लिए पात्र नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या तदर्थ बोनस निम्नलिखित मामलों में किसी लेखा वर्ष के लिए अनियत मजदूरों को देय है या फिर नहीं है, यानी कि जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके लिए भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या उन्हें भी बोनस दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कर्मचारी जिन्होंने उक्त लेखा वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त 3 वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यालयों में विनिर्दिष्ट कार्य दिवसों की अवधि तक काम किया है, तो इस पर कहा गया कि इस पात्रता की गणना उक्त लेखा वर्ष से पहले के 3 वर्षों के लिए उल्टे क्रम में की जानी होती है। इन 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के 240 कार्य दिवसों की उस अवधि की गणना भारत सरकार के 1 से अधिक कार्यालयों में किए गए कार्य दिवसों की संख्या को जोड़कर की जा सकती है, जिसके लिए बोनस अनुग्रह राशि अथवा प्रोत्साहन भुगतान न हो अर्जित किया गया हो और न ही प्राप्त किया गया हो। और इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि वो अनियत मजदूर जो कि 31 मार्च 2021 को कार्य पर मौजूद नहीं थे, कैजुअल लेबर्स, उन्हें बोनस दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 31 मार्च 2021 को सेवा योजना में रहने की शर्त जैसा कि इन आदेशों में निर्धारित है निम्न नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, न कि अनियत मजदूरों पर, यानी कि जो कैजुअल लेबर्स 31 मार्च 2021 को नौकरी में नहीं थे उन्हें भी बोनस का भुगतान किया जाएगा। और तो इस तरीके से कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो बोनस से जुड़ी हुई। तो आपको भी कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा कि कौन से सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, कोई इसको नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कहने की बात यह है कि 31 मार्च 2021 तक जिस कर्मचारी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान कम से कम 6 महीने की नियमित सर्विस पूरी कर ली है, उन्हें बोनस दिया जाएगा, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन सभी कर्मचारियों को 6 महीने से अधिक की सर्विस यदि उन्होंने की है तो उन्हें बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।